तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और हम पिछली क्लासेस में 4 प्रैक्टिस सेट्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो वीपीओ के एग्ज़ाम में आने के प्रबल चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। अभी आज के प्रैक्टिस सेट को 5वें प्रैक्टिस सेट में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इनको एक बार तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो आपके डाउट्स को हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम 5वें प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चंस है हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, ठीक है? राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं 2, और इनके संबंध में गलत कथन आपको बताना है कि कौन-सा गलत कथन है। यह एक स्वतंत्र अर्ध संवैधानिक निकाय है, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1995 को राज्य सरकार द्वारा की गई थी। देखिए, पहला स्टेटमेंट है जो यह एक अर्ध संवैधानिक निकाय है। तो अर्ध संवैधानिक क्यों है? ये पूर्ण रूप से संवैधानिक निकाय है, ठीक है? ये पूर्ण रूप से संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना है जो वो 23 अप्रैल 1994 को की गई थी। 23 अप्रैल 1994 को राज्य सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी कि उपर्युक्त दोनों कथन गलत हैं। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का गठन 23 अप्रैल 1994 को हुआ था। यह एक पूर्ण संवैधानिक निकाय है। आगे और बात करें तो यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 बीबी, ठीक है? धारा 12 बीबी के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्य के पद पर चुनाव कराने के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। धारा बीबी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में प्रधानों और ग्राम पंचायत के सदस्यों के सभी चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण करते हैं, ठीक है? तो राज्य निर्वाचन आयोग अपनी जो पावर्स हैं वो जिले के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को देता है, और जिला मजिस्ट्रेट उन पावर्स का यूज करता है राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत के चुनावों में, ठीक है? आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की गांव सभा में कृषि समितियों, ठीक है? कृषि समितियों की स्थापना पंचायत के विकास के किस चरण में हुई थी? हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे पंचायत विकास के 5 चरण दिए हुए हैं। उसी में किसी एक चरण में यह भी कहा गया है कि गांव सभा में कृषि समितियों की स्थापना की गई थी, और आपको बताना है कि वो किस चरण में कहा गया है। तो ये बात कही गई है दूसरे चरण में। दूसरे चरण में गांव सभा में कृषि समितियों की स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का जो पहला चरण है वो 1947 से 1952-53 के बीच था। अगर और बात करें तो इस दौरान 7 दिसंबर 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है? 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर किए थे पंचायती राज अधिनियम 1947 पर। इसके बाद 15 अगस्त 1949 से प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, यानी कि हमें गलत कथन बताना है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों को पढ़कर पता करना है कि कौन सा गलत है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था, ठीक है? अभी तक ये सही लग रहा है, यानी इसमें कोई गलत नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। मौर्यकालीन प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र कहे जाते थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कोई भी स्टेटमेंट इनमें गलत नहीं है, तो ना तो एक गलत है और ना ही 2 गलत है। आगे हम बात करेंगे इसकी व्याख्या की। तो व्याख्या में देख लेते हैं, ग्राम का अध्यक्ष है वो ग्रामिक होता था, ठीक है? जिसे ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। ग्रामिक का ये काम था कि वो भूमि प्रबंधन करेगा, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करेगा। और प्रदे प्रदेशत्री को संभागीय आयुक्त के रूप में जाना जाता था। वे आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट और जिले के प्रभारी थे।
ठीक है। तो प्रदेशत्री क्या होता था, आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट होता था और वे हर 5 साल में एक बार दौरा करते थे ताकि नियंत्रण वाले क्षेत्रों में पूरे प्रशासन का निरीक्षण किया जा सके। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राज्य सरकार को, ठीक है? राज्य सरकार को संबोधित करके जिला पंचायत अध्यक्ष अपना पद त्याग कर सकता है। यहाँ पे मैंने एक फोटो भी लगाई हुई है, यहाँ पे देखिए, और ये 1961 अधिनियम की फोटो है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई निर्वाचित सदस्य स्व-हस्ताक्षरित पद पत्र द्वारा पद त्याग सकता है, जो अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में अध्यक्ष को संबोधित होगा। तो जब जिला पंचायत का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहेगा, तो वो राज्य सरकार को संबोधित करेगा और अन्यथा की स्थिति में यानी उपाध्यक्ष देना चाहे या कोई जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य त्याग पत्र देना चाहे, तो वो किसको देगा संबोधित करके? जिला पंचायत के अध्यक्ष को, ठीक है। अन्य दशाओं में अध्यक्ष को संबोधित होगा और जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को वो पत्र दिया जाएगा, संबोधित जिला अध्यक्ष को और दिया किसको जाएगा? जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को, ठीक है। अध्यक्ष का त्यागपत्र उस दिन से प्रभावी होगा जब राज्य सरकार द्वारा त्याग पत्र की स्वीकृति जिला पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाए और उपाध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र उस दिन से प्रभावी होगा जब त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाए और यह समझा जाएगा कि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है। तो जब स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी उसी दिन से त्यागपत्र स्वीकृत हो जाएगा और पद रिक्त समझ लिया जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन विधेयक का संबंध पंचायत में महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% करने से था? तो किस संविधान संशोधन विधेयक का मतलब ये था कि इसमें महिलाओं का जो आरक्षण है वो 33% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। तो 112वां संविधान संशोधन विधेयक था जो, वो क्या कहता था, इसको इसलिए लाया गया था ताकि नगर पालिकाओं में जो महिलाओं की सीटें हैं वो 33% से कितनी कर दी जाए? 50% कर दी जाए। 33% से बढ़ाकर 50% कर दी जाए नगर पालिकाओं में जो नगरीय स्थानीय निकाय होते हैं। जबकि अगर बात करें 110वें संविधान संशोधन विधेयक बिल की, तो 110वें में पंचायत, जो स्थानीय पंचायतें होती हैं जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके तीनों स्तरों में, ठीक है, तीनों स्तरों में 33% अभी आरक्षण है और 50% तक करने की बात कही गई थी 110वें संविधान संशोधन विधेयक बिल में। और ये था स्थानीय पंचायतों के लिए, ये था नगरीय पंचायतों के लिए जो 112वां था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एक ही आपको मिल रहा है 112वां संविधान संशोधन विधेयक, इसलिए वही सही हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक जो 112वां था, 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। वहीं 110वां संविधान संशोधन विधेयक था, वो 26 नवंबर 2009 को पंचायती राज मंत्री श्री सीपी जोशी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, विधेयक में अनुच्छेद में संशोधन करके पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की मात्रा को 1/3 से बढ़ाकर आधा करने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्षों के कुल पदों में भी इसी प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा। अगर बात करें आगे, अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में मतदान स्थल का निर्धारण निम्न में से किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है? तो मतदान स्थल का निर्धारण कौन करेगा? मतदान स्थल का निर्धारण करता है निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतदान स्थल का निर्धारण किया जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। ये निर्वाचन नियमावली की फोटो है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। मतदान स्थल यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन स्थलों को विनिर्दिष्ट करेगा। ठीक है, और पूर्वानुमोदन किसका लेना होगा? जिला मजिस्ट्रेट का। विनिर्दिष्ट कौन करेगा? निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, मतदान अध्यक्ष के बारे में भी यहाँ बातें लिखी गई कि निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त करेगा। ठीक है, तो मतदान अध्यक्ष अगर पूछे कि कौन नियुक्त करता है, तो निर्वाचन अधिकारी ही, और उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थलों के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सहायक निर्वाचन अधिकारी के बारे में देख लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट किसी निर्वाचन अधिकारी को
उसके कृत्यों में संपादन सहायता के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो निर्वाचन अधिकारी भी जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करता था और सहायक निर्वाचन अधिकारी भी जिला मजिस्ट्रेट ही नियुक्त करेगा। लेकिन ये जो सहायक निर्वाचन अधिकारी होंगे वो निर्वाचन अधिकारी के अंडर काम करेंगे, ठीक है, सहायता के लिए। यानी कि प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक अधिकारी के नियंत्रण के अधीन निर्वाचन अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिए सक्षम होगा। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिलीप भूरिया समिति, जिसे 1994 में गठित किया गया था, का मुख्य कार्य क्या था? तो दिलीप भूरिया समिति बहुत ही फेमस समिति थी और दिलीप भूरिया जी को भी लोग आज बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था और वो था नवें भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार देने हेतु सिफारिश करना। जो पेशा एक्ट आप लोग पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन थी, ठीक है, पेशा एक्ट इन्हीं की देन थी, भूरिया समिति की। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिलीप सिंह भूरिया को आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरा देश जिस काम की वजह से जानता है वह है पेशा एक्ट की जमीन तैयार करना। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेशा कानून की सिफारिशों को तैयार करते हुए देश भर के सभी राज्यों के आदिवासी समाजों और वहां के जमीनी हालातों का जायजा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1963 में आर दिवाकर समिति का गठन निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया गया था? आर दिवाकर समिति का गठन किया गया था 1963 में और यह किया गया था ग्राम सभा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए। तो ये सन याद रखना। आर दिवाकर समिति का संबंध किससे था? ग्राम सभा की स्थिति के अध्ययन से, ये भी याद रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की कार्यान्वयन एजेंसी निम्न में से कौन सी है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी कि आरजीएसए के सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की कार्यान्वयन एजेंसी भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2018। 24 अप्रैल 2018 को आरजीएससी की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद क्या था? ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करना और विकसित करना, ठीक है। आरजीएससी का जो मेन मकसद था वो था कि पंचायती राज प्रणाली को मजबूत किया जाए और उसे और ज्यादा विकसित किया जाए। केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी आरजीएससी योजना को 13 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी। जो संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान था, ठीक है, उसको कब स्वीकृति दी गई थी? 13 अप्रैल को। और क्या कहा गया था कि अब ये जो संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। यानी कि 15वें वित्त आयोग की अवधि है जब तक, उसके साथ ही इसकी समाप्ति होगी, ठीक है। तो आरजीएसए के बारे में काफी चीजें जान ली हमने। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार निम्न में से सबसे उत्तम ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, यानी कि नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत सबसे उत्तम ग्राम पंचायत कौन सी थी? तो ये थी हमारी कपिलो, ठीक है। कपिलो को सर्वोत्तम ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। बात करें हिंजली कुट को, तो इसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत सर्वोत्तम ब्लॉक पंचायत का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। हिंजली कुट को क्या दिया गया है? सर्वोत्तम ब्लॉक पंचायत का। और सर्वोत्तम ग्राम पंचायत का कपिलो को ये झारखंड की पंचायत है, ग्राम पंचायत। बात करें यहाँ पे व्याख्या में, तो 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो, ठीक है, कपिलो को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया।
इससे पूर्व भी बिरनी प्रखंड की कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया था। तो इस ग्राम पंचायत को एक बार पहले भी पुरस्कृत किया जा चुका था और उस पुरस्कार का नाम क्या था? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो ये ग्राम पंचायत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना है आपको, कपिलो। ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2023 में सबसे स्वच्छ और हरित पंचायत का प्रथम पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? ठीक है, सबसे स्वच्छ और हरित पंचायत का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? कुंडल ग्राम को। ठीक है, महाराष्ट्र का ये गांव है कुंडल। इसके बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में स्वच्छ एवं हरित पंचायत के लिए महाराष्ट्र के कुंडल ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर हम स्वस्थ पंचायत के लिए बात करें तो स्वस्थ पंचायत के लिए तेलंगाना का गौतमपुर ग्राम। ठीक है, गौतमपुर ग्राम पंचायत स्वस्थ पंचायत के लिए प्रथम पुरस्कार। जल पर्याप्त पंचायत की बात करें तो जल पर्याप्त पंचायत के अंतर्गत नेलूटला ग्राम पंचायत, नेलूटला ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करेंगे हम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप या तो नोट कर लीजिए और नहीं नोट कर सकते हैं तो इन चीज़ों को बार-बार रिटेन करते रहिए, मतलब रिवीजन करिए इनका, क्योंकि ये नाम है थोड़ा-सा अजीब नाम है तो ये भूलने में बहुत जल्दी भूल जाएँगे, ठीक है? तो इनको बार-बार आप हो सके तो 3-4 दिन में इनका एक बार रिवीजन कर लीजिए सारे पुरस्कारों का, और जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, तो इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल स्पर्श योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। इस योजना को संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है योजना का उद्देश्य बच्चों में डाक टिकट संग्रह की आदत को पुरस्कृत करना था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत ही दीनदयाल स्पर्श योजना को संचालित किया जाता है और इस योजना का उद्देश्य भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि बच्चों में डाक टिकट संग्रह की आदत को पुरस्कृत किया जाना था इस योजना के अंतर्गत। ठीक है। अगर व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। 3 नवंबर 2017 को, ठीक है, 2017 की ये योजना है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने हेतु दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया था और स्पर्श योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के उन बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह को एक रुचि के रूप में चयनित किया है। तो कक्षा याद रखनी है आपको, कक्षा 6 से 9 तक के बच्चे ही इसके अंतर्गत पात्र हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उनको वार्षिक तौर पर एक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना को किस वर्ष नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया था? तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना थी जो, उसको 2015 में भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। भारत नेट प्रोजेक्ट अब कहा जाने लगा है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना को। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOAFN) का नाम बदलकर साल 2015 में भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। यह परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मकसद क्या है? देश के सभी गांवों और ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष बहुत ही फेमस मिशन है, ठीक है, आप सब लोग जानते भी होंगे, इसके बारे में काफी बार पढ़ा भी होगा और भी एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे तो वहां भी आपको इसके संबंध में कुछ ना कुछ जानकारी तो मिली ही होगी क्योंकि ये फेमस मिशन रहा है भारत सरकार का। और इसकी जो शुरुआत है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को। यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है और इसका मकसद क्या था? कम टीकाकरण कवरेज वाले इलाकों में रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना इसका मेन उद्देश्य था। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, मनरेगा के बारे में बात हो रही है। मनरेगा में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है?
तो ये सीधी-सी बात है, ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी होती है, ग्राम पंचायत के स्तर पर इसको क्रियान्वित किया जाता है। ग्राम पंचायत ही योजना बनाएगी, उसे एडिट करेगी, उसका क्रियान्वयन करेगी, तो पूरी ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायत के ऊपर आ जाती है। आगे हम व्याख्या देख लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ग्राम पंचायत की होती है। हालांकि इस योजना से जुड़े कुछ और काम भी इन संस्थाओं को करने होते हैं, जैसे ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी लागत के आधार पर 50% काम ग्राम पंचायतों को देता है। तो ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी जो होता है, वो लागत देखेगा, लागत के आधार पर 50% काम किसको दे देगा? ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा कार्यों की सिफारिश कर सकती है, किससे? ग्राम पंचायत से, कि ये कार्य करवाने हैं, इसकी ज़रूरत है। तो वो सारे कार्य की सिफारिश कर सकती है ग्राम सभा, ठीक है? ग्राम पंचायत से। और ग्राम पंचायत क्या करेगी? कार्यों की पहचान और उनका अनुमोदन करेगी। ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी सालाना योजना की जाँच भी करता है, ठीक है? जितने भी ब्लॉक के अंतर्गत सारे पंचायतें आएँगी, तो वो अपनी-अपनी पंचायतों में ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी सालाना योजना की जाँच करेंगे कि क्या योजनाएँ बनाई गई, क्या कार्य करवाए गए, कितना क्रियान्वयन हुआ, ठीक है? कितना खर्च हुआ पैसा। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? ठीक है? उर की जो कार्यकारी समिति थी, उसको कहा जाता था उलुंग नाट्टार, ठीक है? उलुंग नाट्टार कहा जाता था चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्यकारी समिति को। व्याख्या देख लेते हैं, तो चोलकालीन उर की कार्यकारी समिति को उलुंग नाट्टार कहा जाता था। यह उर की शासी परिषद थी। चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या कहते थे? मंडलम। तो प्रांतों को क्या कहा जाता था चोल काल में? मंडलम। और वहीं अगर बात करें मंडलम के जो उपविभाग होते थे, उन्हें कोट्टम में बाँटा गया था, और कोट्टम के जो उपविभाग थे, उन्हें नाडु में बाँटा गया था, और नाडु को फिर कुर्रम में बाँटा गया, और फिर कुर्रम को ग्राम में बाँटा गया था। ठीक है? तो ये पूरी प्रशासनिक इकाई थी चोल काल की। प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडल यानी मंडलम, और मंडलम के बाद कोट्टम आते थे, कोट्टम के बाद नाडु आते थे, नाडु के बाद कुर्रम आते थे, और कुर्रम के बाद ग्राम आते थे। जो नाडु थी, नाडु की सभा को क्या कहा जाता था? नाट्टार। नाट्टार कहा जाता था, और नगर की श्रेणियों को नगरतार। श्रेणियाँ क्या हैं ये? श्रेणियाँ, ये जो नगर की श्रेणियाँ हैं, श्रेणी व्यापारियों का समूह होता है ये, ठीक है? व्यापारियों का समूह, इनको श्रेणियाँ कहा जाता था। तो नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा जाता था, और नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था। गाँव के प्रतिनिधि का निर्वाचन है जो चोल काल में प्रतिवर्ष होता था। ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए चुन लिया जाता था, गाँव के प्रतिनिधि का निर्वाचन हर 1 साल होता था चोल काल में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम किस अंग्रेज के शासनकाल में सभी नगरपालिका बोर्ड में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य बना दिया गया, और अध्यक्ष का चयन भी गैर अधिकारियों में से ही किया जाना था? तो किस वायसराय के शासनकाल में किया गया था यह काम? वो थे हमारे लॉर्ड रिपन, ठीक है? जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्ड जो उस समय अस्तित्व में थे, में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है? यानी कि अब निर्वाचन से ही, और जो गैर अधिकारी होंगे, जो अधिकारी नहीं होंगे, वैसे सदस्य 2/3 होने चाहिए। ठीक है? बोर्डों के अंदर, और इन निकायों के अध्यक्षों को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाना था, और जो अध्यक्ष थे, वो भी कोई गैर अधिकारी ही होगा। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो रिपन का प्रस्ताव आया था। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बात है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य प्रावधान है? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण। तो पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण, ये मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया भी है आपको, कि यह पूरा राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। हमारे राज्य ने दिया है, ठीक है? और ये राज्य की इच्छा है, तो ये अनिवार्य प्रावधान नहीं है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, यानी कि ये स्वैच्छिक प्रावधान है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं।
माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुख के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये बिल्कुल अनिवार्य प्रावधान है। ये संविधान में साफ-साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक और जिला स्तर के जो प्रमुख चुने जाएँगे, वो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाएँगे और ये हर राज्य में एक जैसा नियम होगा। किसी भी राज्य में माध्यमिक और जिला स्तर के जो प्रमुख हैं, वो चुनाव द्वारा निर्वाचित यानी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाएँगे, उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें इस हेतु उन्हें अधिकार एवं शक्तियां। तो अधिकार एवं शक्तियां भी ये स्वैच्छिक है। हमारी संविधान की 11वीं अनुसूची में भले ही 29 कार्य दिए गए हैं, पर ये स्वैच्छिक है कि कोई राज्य सरकार अपनी पंचायतों को कितने कार्य देना चाहती है। ठीक है, कोई राज्य सरकार 16, कोई 20, कोई 22, कोई 24, कोई 25 और जो 29 देगी वो क्या कहलाएगी, बिल्कुल आदर्श ग्राम पंचायत हो जाएगी। ठीक है, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कहीं भी किसी भी राज्य की पंचायतों में 29 के 29 कार्य प्रदान नहीं किए गए हैं। आगे देखेंगे पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, तो ये भी एक स्वैच्छिक कार्य है कि टैक्सेशन की कितनी आप शक्ति देना चाहते हैं अपनी पंचायतों को, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। कौन-कौन से टैक्स लगाने देना चाहते हैं पंचायतों को, कौन से नहीं लगाने देना चाहते हैं, तो ये स्वैच्छिक कार्य हैं। तो सिर्फ अनिवार्य कौन था? माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुख के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो भारत में मरुस्थल विकास कार्यक्रम को कब आरंभ किया गया था? 1977-78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम को आरंभ किया गया था और इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के तहत शुरू किया था। ठीक है, तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के तहत और इस कार्यक्रम के कुछ जो उद्देश्य थे उन्हें देख लेते हैं। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव को कम करना इसका मेन उद्देश्य था। प्राकृतिक संसाधनों के जरिए पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना, ये भी एक उद्देश्य था और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना, ये भी एक मेन उद्देश्य था मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम का। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो 2023 का है, वो पंचायती राज मंत्रालय को प्रदान किया गया था सौभाग्य योजना के लिए, सॉरी स्वामित्व योजना के लिए, सौभाग्य नहीं, स्वामित्व योजना के लिए इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे व्याख्या में बात कर लेते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व, स्वामित्व का फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, स्वामित्व योजना को 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से सम्मानित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नवाचारी तकनीकों का प्रयोग करके नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। आगे बात करें, यह मिशन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित की गई मध्य प्रदेश के इंदौर में 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था। तो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और 25वें की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कटरा में 25वां ई गवर्नेंस सम्मेलन था जो वो कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर के कटरा में। 26वां इंदौर मध्य प्रदेश। आगे बात करें मिशन अंत्योदय। अब यहाँ मिशन अंत्योदय क्यों आया? क्योंकि मिशन अंत्योदय को ही ई गवर्नेंस 2023 के लिए रजत पुरस्कार मिला था। स्वर्ण पुरस्कार मिला स्वामित्व को और रजत पुरस्कार किसको मिला? हमारी अंत्योदय योजना को। और यह कार्यक्रम डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ग्राम पंचायत की निम्नलिखित में से कौन-कौन सी विशेषताएं हैं? आदर्श ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की उपलब्धता भी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित संचार प्रणाली की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो उपर्युक्त में से सभी। आदर्श का मतलब तो आदर्श ही हो गया, फिर उसके अंतर्गत तो सब कुछ ही उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम 22वें क्वेश्चन पर और 22वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करता है?
तो सीएससी की अगर मॉनिटरिंग की बात होगी और वो भी जिला स्तर पर होगी, जिले के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायतों में सीएससी चल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? जिला पंचायती राज अधिकारी स्वयं करेंगे, ठीक है? जिला पंचायती राज अधिकारी के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। तो सीएससी परियोजना के बारे में जान लेते हैं कि 2006 में स्वीकृत महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का यह एक रणनीतिक घटक है, सीएससी परियोजना। शुरुआत में इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक 6 गाँवों के लिए 1 सीएससी यानी 1 लाख सीएससी खोलने का था। जब ये योजना स्टार्ट हुई तो 1 लाख सीएससी खोलने का लक्ष्य रखा गया था। ये कहा गया था कि 6 गाँवों के लिए कम से कम 1 सीएससी तो होना ही चाहिए। और सीएससी योजना को पीपीपी मॉडल पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट इन पार्टनरशिप मॉडल पर लागू किया जा रहा है, जिसके तहत परियोजना की लागत क्रमशः 30-70 यानी 30 जो है वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी राशि और 70 खुद व्यक्ति के द्वारा जो निजी व्यक्ति है जिसको कॉमन सर्विस सेंटर खोलना है, वो वहन करेगा जो भी उसमें लागत आएगी। ठीक है? आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये है हमारी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण उसके जन्म से 1 वर्ष के अंदर करवाना अनिवार्य है? तो ये कहा गया है आरबीडी एक्ट 1969 की धारा 14 में। धारा 14 में कहा गया है कि यदि बच्चे के नाम का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है, तो उसका 1 वर्ष के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य होता है। व्याख्या देख लेते हैं। तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 14 में बच्चे के नाम के पंजीकरण को शामिल किया गया है। यदि किसी बच्चे का जन्म बिना नाम के पंजीकृत किया जाता है, तो बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को नाम प्रदान करना होता है। जानकारी मौखिक या लिखित रूप में प्रदान की जा सकती है। रजिस्ट्रार सॉरी रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा? उस बच्चे का नाम दर्ज करेगा रजिस्टर में और प्रविष्टि पर जो भी रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है उस पर हस्ताक्षर और तारीख लिखेगा। ठीक है? कि किस तारीख को ये नाम दिया गया है रजिस्टर करने के लिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। बच्चे के नाम के बिना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। नाम जो है पंजीकरण अधिकारी द्वारा बिना किसी शुल्क के 12 महीने के भीतर दर्ज किया जा सकता है। ठीक है? तो जन्म प्रमाण पत्र लेना है तो आप बिना नाम के भी दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने नाम सोचा ना हो, अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी जल्दी नाम सोच लें। तो जन्म प्रमाण पत्र उसके बिना बन सकता है, लेकिन जैसे ही 1 साल होता है ना, तो उस 1 साल के अंदर-अंदर ही आपको नाम देना होगा पंजीकरण अधिकारी को, ताकि वो नाम रजिस्टर कर सके बच्चे का। ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन कैसे लगे आपको ये भी बताना और क्या इस प्रैक्टिस सेट सीरीज है जो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर कुछ और टॉपिक्स आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं जिन पर वीडियो बनानी चाहिए और उन पर क्लास लेकर आएँगे हम, ठीक है? और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रैक्टिस सेट सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आप अपने-अपने सजेशंस दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है? थोड़ा-सा रीच बढ़ती है लाइक करने से, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी जिनको हमारा वीपीओ प्रीमियम ग्रुप जॉइन करना है, जिनको वीपीओ की विधिवत तरीके से तैयारी करनी है, टॉपिक वाइज़ हर एक टॉपिक पर अच्छी पकड़ बनानी है, तो वो हमारे प्रीमियम ग्रुप को जॉइन कर सकता है, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज़ नोट्स प्रदान किए गए हैं। पूरे पंचायती राज के सिलेबस को छोटे-छोटे टॉपिक्स में बाँटा गया है और उन्हीं पर बेस्ड क्विज़ बनाई गई हैं। हर एक टॉपिक को आप पढ़िए पहले हमारी पीडीएफ से और फिर उसी टॉपिक की क्विज़ भी लगाइए, ताकि आप तुरंत तैयारी का एनालिसिस कर सकें कि किस टॉपिक पर मेरी कितनी पकड़ है, किस टॉपिक पर कौन-सी कमी आ रही है। ठीक है? योजनाओं के लिए सेपरेट मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। ग्रुप के अंतर्गत लगभग 300 योजनाओं को कवर किया गया है, ठीक है? क्विज़ और पीडीएफ के माध्यम से। तो यहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं यदि आपको अपनी तैयारी बेटर करनी है, ठीक है? व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पर। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।